वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे पाठ नंबर 13 शौर्य का सम्मान, जिसके अंदर हमने पाठ की पूरी समझौती देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले दिया है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों के अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न है। तो पहले सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ते हैं और फिर उसके उत्तर को देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, सिकंदर ने किसकी सहायता से पुरुराज पर विजय प्राप्त की। प्रश्न ख है, पुरुराज ने सिकंदर को अपना परिचय क्या कहकर किया। प्रश्न ग है, पुरुराज का परिचय सुनकर आंभी ने क्या कहा। और प्रश्न घ है, पुरुराज ने किसे देशद्रोही कहा। तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। उत्तर में हमारा प्रश्न क था कि सिकंदर ने किसकी सहायता से पुरुराज पर विजय प्राप्त की। तो उसका उत्तर आएगा, सिकंदर ने आंभी की सहायता से पुरुराज पर विजय प्राप्त की थी। हमारा प्रश्न ख था, पुरुराज ने सिकंदर को अपना परिचय क्या कहकर दिया। तो उसका उत्तर आएगा, पुरुराज ने सिकंदर को भारतवीर पुरु कहकर परिचय दिया। हमारा प्रश्न ग था, पुरुराज का परिचय सुनकर आंभी ने क्या कहा। तो उसका उत्तर आएगा, पुरुराज का परिचय सुनकर आंभी ने कहा कि बंदी बनकर भी तुम अपने आप को भारतवीर कह रहे हो। पुरु, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। हमारा प्रश्न घ था, पुरुराज ने किसे देशद्रोही कहा। तो उसका उत्तर आएगा, पुरु ने आंभी को देशद्रोही कहा। अब देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ते हैं, फिर उसके उत्तर को एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, तुम्हें इस देशद्रोह के लिए इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। पुरु ने आंभी से ऐसा क्यों कहा। प्रश्न क है, सिकंदर की मित्रता के प्रस्ताव को सुनकर पुरु ने क्या उत्तर दिया। प्रश्न ग है, सिकंदर ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार क्यों किया। प्रश्न घ है, भारत को एक राष्ट्र न मानने की सिकंदर की बात का पुरु ने क्या उत्तर दिया। प्रश्न ड है, सिकंदर पुरु के किन गुणों से प्रभावित हुआ था। तो अब देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था कि तुम्हें इस देशद्रोह के लिए इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। पुरु ने आंभी से ऐसा क्यों कहा। तो उसका उत्तर आएगा, पुरु ने आंभी से ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसने शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अब देखेंगे प्रश्न ख। हमारा प्रश्न ख था, सिकंदर की मित्रता के प्रस्ताव को सुनकर पुरु ने क्या उत्तर दिया। तो उसका उत्तर आएगा, सिकंदर की मित्रता के प्रस्ताव को सुनकर पुरु ने उत्तर दिया, यूनान नरेश, भारत के अन्य राज्यों पर विजय पाने के लिए ही आप मुझसे मित्रता की बात कर रहे हैं। इसका प्रमाण आंभी के रूप में सामने है। आंभी की तरह मैं देशद्रोही नहीं, मुझे आपकी मित्रता स्वीकार नहीं है। हमारा प्रश्न ग था, सिकंदर ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार क्यों किया। तो उसका उत्तर आएगा, सिकंदर ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि इस राष्ट्र में तो राजा ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमारा प्रश्न घ था, भारत को एक राष्ट्र न मानने की सिकंदर की बात का पुरु ने क्या उत्तर दिया। तो उसका उत्तर आएगा, भारत को एक राष्ट्र न मानने की बात का पुरु ने उत्तर दिया था कि यह हमारा पारिवारिक और आंतरिक मामला है। परिवार में मतभेद होने पर भी परिवार के सभी सदस्य साथ ही रहते हैं।
और जरूरत के समय एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। हमारा प्रश्न ड था, सिकंदर पुरु के किन गुणों से प्रभावित हुआ था? तो उसका उत्तर आएगा, सिकंदर पुरु की वीरता, सच्चाई जैसे गुणों से प्रभावित हुआ था। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा? आपकी सेवा से मैं धन्य हो गया। तो यह वाक्य आंभी ने कहा और किससे कहा? सिकंदर से कहा। दूसरा वाक्य है, पुरुराज को जल्दी ही हाजिर किया जाए। यह वाक्य सिकंदर ने कहा और वो कहा द्वारपाल से। ग का वाक्य है, मैंने अपना कर्म किया। तो यह वाक्य पुरु ने कहा और सिकंदर से कहा। घ का वाक्य है, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो यह वाक्य पुरु ने सिकंदर से कहा। अब हम देखेंगे भाषा की बात। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों में से विशेषण विशेष्य अलग करके लिखो। ऊंचा आसन, इसके अंदर विशेषण है ऊंचा और आसन है विशेष्य। वीर पुरु, इसके अंदर वीर है विशेषण और पुरु है विशेष्य। वैवचारिक मतभेद, इसके अंदर वैवचारिक है विशेषण और मतभेद है विशेष्य। देशद्रोही आंभी, इसके अंदर विशेषण वर्ड है देशद्रोही और विशेष्य यानी जिसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है वो है आंभी। प्रत्यक्ष प्रमाण, इसके अंदर विशेषण वर्ड है प्रत्यक्ष और जिसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है वो है प्रमाण। ओके, तो प्रमाण बनेगा विशेष्य। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा को रेखांकित करके सामने लिखो। हमारा प्रश्न क है, आपकी सेवा से मैं धन्य हुआ। तो इसके अंदर भाववाचक संज्ञा है सेवा और धन्य। तो इन दोनों वर्ड के नीचे अंडरलाइन करेंगे और ये दोनों वर्ड लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा वाक्य है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तो इसके अंदर भाववाचक शब्द है शर्म। ओके, तो शर्म शब्द के नीचे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ये वर्ड। तीसरी लाइन है, इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। तो इसके अंदर भाववाचक शब्द है इतिहास और क्षमा। तो दोनों वर्ड के नीचे अंडरलाइन करेंगे और ये वर्ड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद चौथा वाक्य है, क्या तुम हमारी मित्रता स्वीकार करोगे? इसके अंदर भाववाचक संज्ञा है मित्रता। ओके, यहाँ पे करेंगे अंडरलाइन और यहाँ पे लिखेंगे वर्ड को। उसके बाद का वाक्य है, वैवचारिक मतभेद होना। तो इसके अंदर वैवचारिक वर्ड है भाववाचक संज्ञा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, पढ़ो और समझो। इक हिंदी भाषा का ऐसा प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा में परिवर्तन करके नया शब्द बनाता है, जैसे कि दिन। ओके, यहाँ क्या बताया गया है कि एक शब्द ऐसा है जो शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके कारण शब्द का मीनिंग बदल जाता है, नया शब्द बन जाता है। जैसा कि दिन, दिन एक शब्द है, उसके अंदर अंत में क्या लगाएंगे? इक, दैनिक। ओके, तो ई की मात्रा ए में परिवर्तन हुई। ओके, तो पूरा वर्ड बदल जाता है दिन का दैनिक। वैसे ही मुख प्लस इक तो वर्ड बन जाएगा मौखिक। इसके अंदर उ की मात्रा का औ में परिवर्तन हुआ। समाज प्लस इक तो वर्ड बन जाएगा सामाजिक। इसके अंदर अ का आ में परिवर्तन हुआ। रेखिक, इसके अंदर रेखा प्लस इक बन गया रैखिक, तो ई का ए में परिवर्तन हुआ। हम लोग उसकी एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखो। सैनिक, इस शब्द के अंदर से मूल शब्द और प्रत्यय अलग निकालना है। तो मूल शब्द सैनिक का बनेगा सेना और इक तो बनेगा एक हमारा प्रत्यय। पारिवारिक, तो इसके अंदर
मूल शब्द है परिवार और प्रत्यय शब्द है ईक, पारिवारिक। व्यभिचारिक, तो इसके अंदर मूल शब्द है विचार और प्रत्यय शब्द है ईक। आंतरिक, तो इसके अंदर भी मूल शब्द है अंतर और प्रत्यय शब्द है ईक। स्वाभाविक, इसके अंदर मूल शब्द है स्वभाव और प्रत्यय शब्द है ईक। सांकेतिक, इसके अंदर मूल शब्द है संकेत और प्रत्यय शब्द है ईक। ओके, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। पढ़ो और समझो। जब दो या दो शब्दों, दो या दो से अधिक वाक्य और, किंतु, परंतु, या, इसलिए आदि से समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्या बताया गया है? जब दो या दो से अधिक वाक्य एक दूसरे से जुड़ते हैं, और किससे जुड़ते हैं? और, किंतु, परंतु, या, इसलिए, यानी ऐसे वर्ड से जब वो एक दूसरे से, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ता है तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य बन जाता है। जैसे कि वर्षा हो रही थी, वह देर से घर पहुंचा। ये दोनों वाक्य सरल वाक्य है, इसलिए समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ने पर वर्षा हो रही थी इसलिए वह देर से घर पहुंचा, तो ये वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। ओके, तो निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलो। पहला वाक्य है, आप में वीरता और सच्चाई है, मैं आपसे प्रभावित हूँ। तो इसके अंदर हमें क्या लगाना है? ये वाले संयुक्त बोधक शब्द लगाने हैं। तो आप में वीरता है, आप में वीरता और सच्चाई है, इसलिए मैं आपसे प्रभावित हूँ। दूसरा वाक्य है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप में शौर्य और पराक्रम है। तो उसका वाक्य बनेगा संयुक्त वाक्य, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप में शौर्य और पराक्रम है। ग का वाक्य है, आपको मेरी सच्ची बातें कड़वी लग रही है, आप क्रोधित हो रहे हैं। तो इसके अंदर हम इसलिए समुच्चय वाचक लगाएंगे और वाक्य बनाएंगे, आपको मेरी बातें कड़वी लग रही है इसीलिए आप क्रोधित हो रहे हैं। तो ये वाक्य बन जाएगा संयुक्त वाक्य। वाक्य घ है, तुमने शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण किया, इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। तो इसके अंदर भी इसलिए समुच्चय बोधक वर्ड लगेगा, तुमने शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण किया इसीलिए इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का संपूर्ण अभ्यास खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।